Hi everyone, welcome back to the channel. This is the first poem from the book First Flight, and the name of the poem, as you can see, is Dust of Snow by Robert Frost. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और वो इतना बहुत ही प्रोफाउंड राइटर है, बहुत ही अच्छे पोएट हैं। वो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स को जो हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत नॉर्मली इंसिडेंट्स होते रहते हैं उन पे लिख लेते हैं और उन पे बहुत ही अच्छे से लिखते हैं। सो ये उनकी एक खासियत है। तो आज हम उनकी ये पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट का मतलब रेत नहीं है, जो डस्ट होती है वो नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स कि कुछ गिरना, कुछ टू पोर समथिंग, कोई चीज़ नीचे फेंकना। सो दैट मीन्स डस्ट ऑफ स्नो। सो जो पोएम है इट गोज लाइक दिस। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो यहाँ पे अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं? The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब इस फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें, यहाँ पे एक तो क्रो की बात हो रही है और यहाँ पे हेमलॉक ट्री की बात हो रही है। अब जनरली अगर आपने बाकी पोइम्स पढ़ी होंगी तो क्या होता है कि हम बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स की बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ की बात करते हैं, बट यहाँ पे जो क्रो है या फिर हेमलॉक ट्री है वो बैड ओमेंस हैं। अब बैड ओमेंस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ शुभ होती है, कोई चीज़ अशुभ होती है, कोई चीज़ जिसको हम जो एक नेगेटिव चीज़ को सिंबलाइज करती है, दैट इज़ कॉल्ड बैड ओमेन। सो क्रो जो है वो क्योंकि डार्क होता है, सो जनरली जो क्रो है वो सिंबल होता है किसी भी नेगेटिविटी का, उसको हम बैड ओमेन मानते हैं। एंड जो हेमलॉक ट्री है ये भी एक पेड़ होता है। जैसे जहाँ जिन एरियाज़ में स्नोफॉल होता है वहाँ पे आपने देखे होंगे पाइन ट्रीज़ होते हैं, ओक ट्रीज़ होते हैं। सो वैसे ही एक हेमलॉक ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं एंड ये एक पॉइजनस ट्री होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनस ट्री है, इसलिए इसको भी एक बैड ओमेन माना जाता है। सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने दो बैड ओमेन्स की बात की है। मतलब बैड ओमेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट समथिंग नेगेटिव, एक नेगेटिव मूड। जो पोएट का मूड है वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव मूड है। ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ दिस जॉयफुली, वो खुश होकर बात नहीं कर रहे हैं। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन एनी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे पोएट बहुत दुखी है, उनका मूड ठीक नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने ये बैड ओमेंस की बात की है ताकि वो अपनी नेगेटिविटी बता सके। सो वो कहते हैं कि द वे अ क्रो शूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये जो पोएट है वो हो सकता है कि उस पेड़ के नीचे खड़े थे या वहाँ से चल के जा रहे थे उस पेड़ के पास से। ऐसा मेंशन नहीं है कि वो वहीं खड़े थे या वो चल के जा रहे थे। तो तभी क्या होता है, एक क्रो था उस पेड़ पे, उसने क्या किया? जो अब लाइक आई टोल्ड यू, हेमलॉक ट्रीज जो होते हैं वो हिली एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है। सो स्नोफॉल था इसीलिए वो पेड़ पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था। एंड जैसे ही वो क्रो, अब ये भी मेंशन नहीं है कि वो क्रो वहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ था या वो आकर बैठा या वो उड़ने जा रहा था या वो अपनी जगह पर ही हिला जिसकी वजह से स्नो गिरी। हमें सिर्फ इतना पता है कि उस क्रो ने वो स्नो नीचे गिराई, ये नहीं पता कि उसकी मूवमेंट क्या थी। सो हो सकता है कि वो उसी टाइम आकर बैठा हो उस पेड़ की ब्रांच पे, या हो सकता है वो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था बट उसके हिलने से, उसकी ज़रा सी मूवमेंट से वो स्नो नीचे गिर गई। या ये भी हो सकता है कि इट वॉज़ अबाउट टू टेक इट्स फ्लाइट, वो जस्ट उड़ने ही वाला था। सो जो भी था, जिस भी वजह से स्नो गिरी नीचे, बट उस क्रो ने जब वो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब नीचे गिरा दी हिलाकर, उसके हिलने से मतलब बेसिकली उसकी मूवमेंट थी जिसकी वजह से वो स्नो नीचे हेमलॉक ट्री से नीचे गिर गई पोएट के ऊपर। अब जब नीचे गिर गई, उनका मूड तो ख़राब था ऑलरेडी, बट फिर हुआ क्या? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। मतलब कि
उनका मूड ख़राब था, वो ही वॉज इन अ मेलनकली स्टेट, वो बहुत दुखी थे किसी बात से, उनका मूड अच्छा नहीं था। तो तभी ये चीज़ हुई कि क्रो ने उन पे स्नो फेंक दी, बट उससे उनका मूड जो ख़राब था वो और ख़राब नहीं हुआ, और ना ही वो उनको और गुस्सा आया। अब जनरली क्या होता है, आपका मूड ख़राब होता है कभी किसी बात पे, एंड फिर कोई और आप पे पानी फेंक दे, आप पे कीचड़ फेंक दे, आपको गंदा कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपका मूड ऑलरेडी जो ख़राब है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, पोएट का मूड एक्चुअली ठीक हो गया। सो इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब कि पोएट का जो मूड ख़राब था वो फाइनली ठीक हो गया, क्रो के आइस नीचे गिराने, स्नो नीचे गिराने से मूड ठीक हो गया। तो देर वॉज अ चेंज इन मूड, एंड चेंज कैसा था? इट वॉज अ पॉजिटिव चेंज। इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब यहाँ पे रूड का मतलब रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट। सो पोएट कहते हैं कि मैंने अपना जो दिन का वो पार्ट जो ख़राब किया था, मतलब जिस भी बात से मैं दुखी था, वो टाइम तो मैं, अब जब आप दुखी हो तो वो टाइम तो आप वेस्ट ही कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी हैप्पी, आपको हर मोमेंट को इन्जॉय करना चाहिए। बट जिस मोमेंट में आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप दुखी हो, वो तो आप रिग्रेट करोगे बाद में। सो वो जो दिन का पार्ट था जो बाद में वो रिग्रेट करने वाले थे कि मैं दुखी रहा, वो बचाने के लिए वो बचा लिया इस क्रो ने। कैसे बचाया? उसने ऊपर से वो स्नो गिरा दी उस पर, राइट। सो अब यहाँ पे थीम क्या है इस पोएम का, से हमें मैसेज क्या मिल रहा है? ये सिर्फ इतनी सी 2 स्टैंजास की पोएम थी। सो समरी मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। बट मैसेज हमें क्या मिलता है इस पोएम से? सो हमें इस पोएम में ये मैसेज मिलता है कि डिस्पाइट बीइंग अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, ये जो क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है, ये दोनों मैंने आपको बताया कि बैड ओमेन्स हैं, दे आर द सिम्बल्स ऑफ समथिंग नेगेटिव। तो डिस्पाइट बीइंग अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, इन दोनों ने, इन दोनों की हेल्प से ही, या अगर हम कहें कि इन दोनों की वजह से पोएट का मूड ठीक हो गया था। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस रखती है हमारी लाइफ में। बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। अब ये स्नो गिरना बहुत छोटी सी बात है, बट इससे किस तरह उनका मूड ठीक हो गया वो हमें पोएट ने बताया है इस पोएम में। और वो भी कैसे कि जब कोई चीज़ नेगेटिव है, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, उस चीज़ ने उनका मूड पॉजिटिव कर दिया। सो दिस इज़ द थीम, एंड ये हमें मैसेज मिला है कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकती है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हमें दे सकती है। तो ये पोएम थी। नाउ इफ़ आई डिस्कस अबाउट द राइमिंग स्कीम, सो लेट्स सी राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम क्या होता है कि जो आपकी हर लाइन, पोएम की हर लाइन है, उसका जो एंड वर्ड है वो किस तरह साउंड करता है। लाइक फर्स्ट को अगर हम ए मान लें क्रो को, और मी को हम बी मान लें, तो क्या बन जाएगा? क्रो मी स्नो ट्री। नाउ क्रो एंड स्नो आर साउंडिंग सिमिलर, मी एंड ट्री सेम है। सो क्रो ए बी, सो फर्स्ट स्टैंजा में बन जाएगा ए बी, एंड सेकेंड स्टैंजा में हार्ट और पार्ट सेम है, मूड और रूट सेम है, तो इसमें हो जाएगा सी डी। सो पोएम की स्कीम क्या, राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी एंड सी डी, राइट। अब उसके अलावा पोइटिक डिवाइसेस, सो पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे एलिट्रेशन हो गया, कि किस तरह से पोएम लिखी गई है, बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। सो यहाँ पे पहला जो है वो मैं बोलूँगी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले 2-3 वर्ड्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड हो, या तो एकदम साथ साथ या थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन है हैज़ गिवन माई हार्ट। नाउ दिस वर्ड, दिस अल्फ़ाबेट एच, हैज़ और हार्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, दीज आर प्लेस्ड क्लोजली, बीच में सिर्फ 2 वर्ड्स है। सो यहाँ पे एलिट्रेशन है। एंड इन द थर्ड लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट, saved some, ss, so again this is an example of alliteration. So 2 जगह alliteration हो गया। उसके बाद सेकंड है enjambment। enjambment होता है कि जब 3-4 लाइन्स एक कॉन्टीन्यूसली चलती जाती है विदाउट अ कॉमा, विदाउट अ फुल स्टॉप,
मतलब कॉन्टीन्यूटी में चल रही है. सो यहाँ पे पूरी पोएम ही कॉन्टीन्यूटी में चल रही है, सिर्फ एक जगह पे फुल स्टॉप यूज़ किया गया है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनजैममेंट, राइट. Thirdly, the third device used is symbolism. अब यहाँ पे सिम्बल्स में क्या है, क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिविटी को सिम्बलाइज करते हैं, तो वो नेगेटिविटी को का सिंबल है. सो सिम्बलिज्म, राइट. सो ये हमने राइमिंग स्कीम भी डिस्कस कर ली एंड पोएटिक डिवाइस भी. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज changed his mood and how has the poet's mood changed? अब डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो आई हैव टोल्ड यू कि कुछ अमाउंट ऑफ स्नो है विच इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की तरफ गिर रही है. सो इट इज़ पोरिंग फ्रॉम द ट्री. तो वो जो स्नो है, जो पाइल ऑफ स्नो है जो नीचे गिर रहा है, दैट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो. What does the poet say has changed his mood? अब पोएट का मूड किसने चेंज किया? क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो नीचे फेंका, जो क्रो की मूवमेंट की वजह से जो स्नो नीचे गिरी हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर, उसने चेंज किया मूड. सो मतलब बेसिकली क्रो ने पोएट का मूड चेंज किया. हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? Earlier he was in a bad mood, but because of this snow that is fallen from the hemlock tree towards on the shoulder of, or maybe on the head of the poet, because of this activity his mood has changed from negative to positive, right. Now the second is, how does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? अब generally poems में किस तरह की birds को use किया जाता है? So mostly अगर हम देखें, so नाइटिंगेल को अब उसकी आवाज़ की वजह से बहुत लिखी जाती है poems उसमें, उस पर. So नाइटिंगेल हो गया, कभी कभी पैरट पे भी लिख सकते हैं, स्पैरो पे लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डव क्या होता है, पिजन की तरह होता है, वाइट कलर का होता है. सो इन बहुत कॉमनली ये सारी बर्ड्स है जो आपको पोएम्स में देखने को मिलती है. कभी भी आपने क्रो के बारे में कोई पोएम नहीं पढ़ी होगी. डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? नो, नॉट एट ऑल. व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? जब आप क्रो को देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? इट इज़ ब्लैक इन कलर, उसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस नहीं होती है, राइट, गंदी आवाज़ होती है. सो ऑफ कोर्स इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो वो ना तो अच्छा दिखता है ना ही वो अच्छा बोलता है, उसकी आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती है. सो दिस इज़ जनरली व्हाट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो. सेकेंड, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? अब हेमलॉक ट्री क्या है? एक ट्री है जिसको हम, जो कहाँ पे मिलता है, विच इज़ फाउंड इन हिली एरियाज, जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे मिलता है, राइट. एंड इट हैज़ गॉट वेरी टाइनी white beautiful flowers. It is a poisonous tree. Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? अब इस पोएम में आपको ऐसा क्यों लगता है कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा है? वो किसी और ट्री के बारे में भी तो लिख सकता था, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग ऑफ स्नो, कि हेमलॉक ट्री स्नोफॉल वाले एरियाज में होता है और उसके ऊपर से स्नो गिरी. तो why only hemlock tree? Why hasn't he written about maple tree or oak tree or pine tree? इन पे भी तो स्नोफॉल होता है. सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हेमलॉक ट्री जो है इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी. वो एक पॉइजनस ट्री है, इसलिए उसको एक बैड ओमेन माना जाता है. एंड सिंस द पोएट वांटेड टू रिप्रेजेंट हिज बैड मूड इन द फर्स्ट स्टैंजा, इसलिए उन्होंने किसी अच्छे ट्री के बारे में या मोर ब्यूटीफुल ट्री के बारे में नहीं लिखा. उन्होंने डेलिबरेटली हेमलॉक ट्री लिया और क्रो को मेंशन किया, क्योंकि वो चाहते थे दिखाना कि वो एक बुरे मूड में है, उनका मूड ठीक नहीं है. नाउ व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो? ऑफ कोर्स सॉरो. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Now it stands for it gives you a theme. This stands for the thing that
even very little things play a significant role in our can have a significant role in our lives, can have a larger significance. बहुत छोटी छोटी चीज़ें, नाउ क्रो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्रो हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, इवन कि इनको जब नेगेटिविटी माना जाता है, सो वेरी लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ. अब मूड ही पूरा चेंज कर दिया, मतलब जिस चीज़ को खुद बुरा माना जाता है उसने पोइट का मूड अच्छा कर दिया जो ऑलरेडी बुरा था. Then third is, have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? Now this question you have to answer on your own. Of course बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूड ख़राब होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी रीज़न से. और ऐसा भी होता है कि कभी कभी मोस्टली क्या होता है कि आपका मूड ठीक नहीं है और आप रास्ते से कहीं जा रहे हो एंड यू कम अक्रॉस अ बेबी. अब छोटे बच्चे को देखकर हमेशा मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपको देख के स्माइल करते हैं, वो इतने प्लेफुल होते हैं, उनको देखकर हमेशा मूड ठीक हो जाता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपका मूड ठीक हो जाएगा. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? तो ऐसा होता है. सो यू कैन राइट दिस आंसर ऑन योर ओन एंड दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. इतनी ही पोएम थी. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.